ईश्वर की माया कौन समझ सका है। किस सोच में डूबे प्रभु अमीर को निसंतान और गरीब को संतानों का आशीर्वाद देते हैं। ऐसी ही एक निर्धन स्त्री थी लक्ष्मी। धोबिन थी वह, जिसके पिता ने जाने किस भावना से उसे लक्ष्मी नाम दिया था। वह अपनी 4 साल की बेटी रूपा को लेकर यहां वहां गलियों में फिरती रहती थी। लक्ष्मी के मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कैसी कठिनाइयों से भरा होगा। पर रूपा, वह तो जैसे भगवान की परमानंद से भरी हुई बच्ची थी, हर चीज में संतोष पाने वाली, अपने छोटे छोटे हिस्से में ही सुख तलाशने वाली। उसे न कोई जिद थी, न कोई अधूरी चाहत। जो भी मिल जाए उसी में प्रसन्न हो जाती थी। शायद रूपा यह समझ चुकी थी कि उसे बस इसी प्रकार संतोष में जीवन बिताना है, या फिर यह कहना भी सही होगा कि लड़कियों में एक स्वाभाविक समझदारी होती है। किसी दिन किसी दयालु महिला की कृपा से जब बढ़िया भोजन मिल जाता तो लक्ष्मी उसे अपने बच्चों के लिए झोपड़ी में लेकर आती। रूपा के दोनों बड़े भाई खाना देखते ही अधिक हिस्सा पाने की जिद करते, लड़ने लगते। पर रूपा एक शांत भाव से अपनी बारी की प्रतीक्षा करती और जो भी मिल जाए उसमें संतोष करके अपनी मधुर मुस्कान से उजरी झोपड़ी में भी रोशनी बिखेर देती। रूपा के 2 भाई थे, एक 12 साल का मंगलू और दूसरा 10 साल का रतन। दोनों सरकारी स्कूल में नामांकित थे, पर पढ़ाई से ज्यादा गली कोचों में आवारागर्दी करते रहते। लक्ष्मी के काम पर जाने के बाद वे जुग्गी के अन्य लड़कों के साथ कंचे खेलते, गिल्ली डंडा का मजा लेते या आपस में ही झगड़ते। आए दिन लक्ष्मी को उनकी शरारतों की शिकायतें मिलती और घर आकर वह गुस्से में जो हाथ में आए उसी से उनकी धुनाई करती। मंगलू, बड़ा बेटा, दिन ब दिन ढीठ होता जा रहा था, जबकि छोटा बेटा रतन कुछ बेहतर था, लेकिन अपने बड़े भाई की संगत में वह भी कुसंगति का शिकार होने लगा था। इन सब उथल पुथल और परेशानियों से बेखबर रूपा अपने छोटे छोटे टुकड़े खिलौनों में मग्न रहती। वह कभी भाइयों की किताबों को ध्यान से देखती। ऐसे में मंगलू उसकी ओर खिंचाई करते हुए कहता, तुझे इन किताबों में क्या समझ आता है जो इन्हीं देखे जा रही है? इस पर रूपा मासूमियत से कहती, भैया, मुझे भी पढ़ना है। इन किताबों में कितनी अच्छी अच्छी बातें होंगी, तुम मुझे भी सुनाओ ना। इनमें कितनी सुंदर सुंदर चित्र है। लेकिन मंगलू उसे झिड़क कर कहता, भाग यहां से, पढ़ाई कोई अच्छी चीज नहीं है। यह तो बस समय और दिमाग की बर्बादी है। मैं तो अम्मा के डर से स्कूल जाता हूं, वरना अब तक कहीं कुछ काम करके पैसे कमा लेता। रूपा मजाक में कहती, अच्छा, और तू कैसे पैसे कमा लेता? मंगलू ने बात को टालते हुए अपनी आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलकर पैसे कमाने की योजना बताई ही थी कि लक्ष्मी ने उसका कान मरोड़ते हुए सब सुन लिया। मंगलू ने मां की पकड़ से बचने की कोशिश में अपने कान छुड़ाकर तेजी से बाहर की राह पकड़ ली। लक्ष्मी की चिंताएं अब लगातार गहरी होती जा रही थी। बेटों की नासमझ हरकतें देखकर उसने छोटे बेटे रत्न को समझाया, बेटा, मंगलू से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। उसकी बातों में ना आया कर, तू उसका अनुसरण मत कर। तू तो मेरा बेटा है, अपनी राह पर चल और उसके जैसा न बन। इतना कहकर लक्ष्मी चुप हो गई, पर भीतर ही भीतर बुदबुदाने लगी, मंगलू भी अपने निकम्मे पिता जैसा ही है। वो भी तो एक समय अमीर बनने के लालच में गलत संगत में पड़ गया था और अपनी जवानी में ही दुनिया से चला गया, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़कर। इन यादों को याद करते हुए लक्ष्मी की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। तभी रतन ने सवाल कर दिया, मां, आखिर बापू के साथ हुआ क्या था? हर बार आप मुझे टाल देती हो। मोहल्ले वाले कुछ और कहते हैं, आप कुछ और। लक्ष्मी ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, बेटा, मोहल्ले वालों को ज्यादा मालूम है या मुझे? लोग तो यूं ही बातें बनाने का शौक रखते हैं। चल, अब जल्दी कर, काम पर जाना है। लक्ष्मी बच्चों को सच बताने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह कैसे कहती कि उनके पिता एक अपराधी थे? उसे डर था कि कहीं बच्चे अपने पिता की सच्चाई सुनकर शर्मिंदा न हो, कहीं लोग उन्हें हत्यारे की संतान न कहें। इसलिए उसने बस यही बताया कि उनके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन उसका मन उससे भी अधिक गति से अतीत में दौड़ रहा था। बचपन की उन गलियों में खो गई जहां उसके माता पिता का साया बहुत छोटी उम्र में ही उसके सिर से उठ गया था। उनके जाने के बाद ददिहाल में कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार न था।
तब उसके मामा उसे मुंबई ले आए। शुरू में मामी ने कुछ समय तक स्नेह दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उस पर घर के सारे कामों का बोझ डालने लगी। पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं था। माँ बाप की बेटी नौकरानी बनकर रह गई। लक्ष्मी का मामा भी शराबी था। वह कभी कभार उसकी हालत देखकर तरस खा लेता, पर बीवी के डर से हमेशा चुप ही रहता। समय बीतते बीतते मामी ने लक्ष्मी को भी अपने साथ काम पर लगाना शुरू कर दिया। घर घर से कपड़े लाकर उन्हें धोबी घाट पर धोना, इस्त्री करना और फिर उन्हें समय पर पहुंचाना, ये सब लक्ष्मी के हिस्से में आ गया। युवा होती लक्ष्मी के भीतर भी अपने अरमान जागने लगे थे। शादी की उम्र हो गई थी, पर मामी उसे अपनी कमाई का जरिया मानकर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। हर रिश्ते में कोई न कोई कमी निकालकर वह उसे ठुकरा देती। तभी लक्ष्मी का दिल सोसाइटी के एक गार्ड पर आ गया था। धीरे धीरे लक्ष्मी और भुवन का प्रेम पनपने लगा। जैसे गुप्त खुशबू फैलती है, वैसे ही ये रिश्ता गहराने लगा। लेकिन मामी की पैनी निगाहों से यह छिपा नहीं रह सका। लक्ष्मी पर बंदिशें कस दी गई और उसे यह आभास हो गया कि मामा मामी उसके विवाह की आड़े आएंगे, विशेषकर जब भुवन अलग जाति का है। उसने अपने मामा मामी को खूब समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद भी वह उनकी सहायता करती रहेगी, पर मामी अपने फैसले पर अडिग थी। एक दिन लक्ष्मी ने आखिरकार निर्णय ले लिया। मामा के घर से कुछ सेवर और अपनी थोड़ी जमा पूंजी लेकर वह भुवन के साथ भाग गई। मुंबई के उपनगर में एक छोटी सी खोली किराए पर लेकर दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शुरुआती कुछ महीने ठीक ठाक बीते, पर जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भुवन जल्द ही गलत संगत में पड़ गया। अमीर बनने के चक्कर में वह नशे के कारोबार में उतर गया। लक्ष्मी ने उसे बहुत समझाया, परिवार और बच्चों का वास्ता दिया, लेकिन भुवन का रवैया और भी क्रूर होता गया। नशे की लत के चलते उसकी नौकरी भी छूट गई। अब वह हर रात नशे में धुत होकर लौटता और लक्ष्मी के विरोध पर उसके साथ मारपीट करने लगता। इस दौरान लक्ष्मी ने 2 बेटों को जन्म दिया। घर का खर्चा बढ़ रहा था और आमदनी का कोई ठिकाना न था। भुवन पर जिम्मेदारियों का कोई असर नहीं पड़ा। जब तमाम समझाइश के बाद भी भुवन की हरकतों में कोई बदलाव न आया, तो लक्ष्मी ने उसे उसके हाल पर छोड़ने का निर्णय ले लिया और बच्चों को लेकर एक कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में जा बसी, जहां मालकिन ने दया कर उसे रहने की जगह दी। कुछ समय तक तो राहत मिली। मालकिन की मदद से भुवन को एक दूसरी फैक्ट्री में काम भी मिल गया और जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। परंतु लक्ष्मी अब किसी नई जिम्मेदारी को उठाने की स्थिति में नहीं थी। 2 बच्चों का खर्च पहले ही उसकी क्षमता से अधिक था। यही सोचते हुए वह अस्पताल गई ताकि अनचाहे गर्भ से मुक्ति पा सके। तभी उसे खबर मिली कि पुलिस भुवन को एक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर ले गई है। लक्ष्मी की दुनिया फिर अंधकार में डूब गई। किस्मत जैसे हर कदम पर उसे ठग रही थी। अब न तो पैसा काम आया, न ही किसी की सिफारिश। भुवन को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद लक्ष्मी की जिंदगी मुश्किलों में घिर गई। इन उलझनों में गर्भपात का ख्याल भी कहीं धूमिल हो गया और वक्त निकल चुका था। कुछ महीनों बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और अपनी बेटी को सीने से लगाकर उसकी आंखों से दुख और संतोष के मिले जुले आंसू बहने लगे। संकट की इस घड़ी में मालकिन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वही थी जिन्होंने बच्ची का नाम रूपा रखा। लेकिन इस सुख की भी उम्र छोटी ही रही। जल्द ही खबर आई कि भुवन को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। वकीलों की फीस के लिए पैसे कहां से लाती लक्ष्मी, जो 3 बच्चों की जिम्मेदारी और गिरती सेहत के बावजूद कई घरों में काम कर रही थी। मालकिन के कारण ही उसे अन्य घरों में काम करने की अनुमति मिली थी, जिससे थोड़ी आमदनी और जुड़ जाती थी। त्योहारों पर मिलने वाले इनाम और उदारता उसके लिए किसी सहारे से कम न थे। भुवन की मौत के बाद लक्ष्मी का जीवन एक और कठिनाई का सामना करने लगा। गली मोहल्ले के आवारा मर्द, गार्ड और नौकर उस पर बुरी नजर रखने लगे। वो जैसे ही एक को दूर भगाती, दूसरा हाजिर हो जाता। मालकिन के घर का सहारा था, नहीं तो अनैतिक पुरुष कब का उसे अपनी हवस का शिकार बना चुके होते। लेकिन लक्ष्मी के साथ काम करने वाली अन्य औरतें उसे जलने लगी और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने लगी। उन्हें ये शंका होने लगी कि उनके पति भी लक्ष्मी पर मोहित हो गए हैं, जबकि लक्ष्मी सादगी और नेक चरित्र की औरत थी। आखिरकार
काम वालियों की शिकायतों और बहकावे में आकर मालकिन ने लक्ष्मी को काम और रहने की जगह से निकाल दिया। उन्हें अपने जवान बेटे के बिगड़ने का भय था। एक बार फिर लक्ष्मी के सिर से छत और पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह वापस उसी अनिश्चितता में आ गई जहां से कभी शुरुआत की थी। एकमात्र सुरक्षित ठिकाना जो उसे नजर आया वह था मामा मामी का घर, लेकिन वहां लौटने में उसे संकोच था। उसे लगा कि वे उसे अब अपनाएंगे भी या नहीं। आखिरकार वह भुवन के साथ भागी थी और उनके सम्मान को चोट पहुंचाई थी, परंतु उसके पास अब कोई चारा नहीं था, न ही इतना पैसा था कि एक कमरा किराए पर ले सके। आखिरकार कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए उसने मामी के यहां जाने का निश्चय किया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि मामा का 2 वर्ष पूर्व लिवर की बीमारी के चलते देहांत हो गया था। बूढ़ी मामी अब पूरी तरह से अकेली रह गई थी। उनके बड़े बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली थी और अलग घर बसा लिया था, जबकि छोटी बहू शादी के बाद बिहार के एक गांव में रहने चली गई थी। मामी का गुजारा कुछ घरों में कपड़े इस्त्री करके ही चल रहा था। लक्ष्मी के वापस आने पर मामी को एक अनोखी खुशी का अनुभव हुआ। समय का ऐसा ही फेर है जो कभी कभी सारे गिले शिकवे भुलाकर दिलों को एक कर देता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर आंसू बहाए और अपना मन हल्का किया। लक्ष्मी ने फिर से कपड़े धोने और इस्त्री करने का काम शुरू कर दिया, जिससे मामी को भी कुछ राहत मिल गई। धीरे धीरे लक्ष्मी ने अपने दोनों बेटों का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करवा दिया, लेकिन मंगलू की आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह आवारा और असामाजिक तत्वों की संगति में रहने लगा और गलत तरीकों से पैसे कमाकर उन्हें बेवजह खर्च करने लगा। अपने पिता की तरह ही वह बुरी आदतों में पड़ चुका था। कभी कभी तो वह घर से पैसे भी चुरा लेता और मामी से बदतमीजी से बात करता। लक्ष्मी की मार डांट का उस पर कोई असर नहीं होता। जब उसकी छोटी बहन रूपा उसे समझाने की कोशिश करती तो वह उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देता और कहता, ज्यादा मेरी अम्मा मत बन, एक ही माँ काफी है इस घर में। दूसरी ओर रतन का स्वभाव विपरीत था। वह पढ़ाई में मन लगाता और अपनी बहन रूपा का भी ध्यान रखता। रूपा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और लक्ष्मी का सपना था कि वह उसे अच्छी शिक्षा दिलाकर एक अफसर बने। लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि उसकी होनहार बेटी उसकी तरह घर घर जाकर कपड़े इस्त्री करे, झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजे, मगर पास में लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था, जिससे लक्ष्मी परेशान थी। मंगलू और रतन तो पास के स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन रूपा के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। भाग्य का खेल देखिए, कुछ महीने पहले ही पास की खोली में एक मैडम आकर रहने लगी थी जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। किसी ने लक्ष्मी को उनके बारे में बताया। लक्ष्मी ने उनसे विनती की और वे रूपा को पढ़ाने के लिए सहमत हो गईं। अब रूपा रत्न के साथ उनसे पढ़ने जाने लगी। पढ़ाई के साथ साथ रूपा को चित्रकला में भी बहुत रुचि थी। उसके बनाए चित्रों को देखकर मैडम तक चकित रह जाती। क्या यह हाथ से बनाई गई चित्रकारी है या छपे हुए चित्र? रूपा की इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर मैडम ने उसे पूजा पंडालों, धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों में रंगोली, चित्रकारी और भित्ति चित्रों को बनाने का अवसर दिया। इससे न केवल उसकी कला का प्रचार हुआ, बल्कि रूपा को भी आत्मविश्वास मिला। चित्रकला में निपुण नन्ही रूपा के हुनर का असर लक्ष्मी के जीवन में दिखने लगा था। उसकी कला से कुछ आमदनी होने लगी, जिससे लक्ष्मी को राहत तो मिली, परंतु वह अपनी मासूम बच्ची को इस छोटी उम्र में कमाई का साधन नहीं बनाना चाहती थी। तब मैडम ने लक्ष्मी को आश्वस्त किया कि रूपा की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। वह अपनी फुर्सत के समय में ही कला के कार्य में संलग्न होगी। कुछ समय बाद मैडम के सुझाव पर लक्ष्मी ने रूपा का दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल में करा दिया, जिसमें आधी फीस का जिम्मा मैडम ने अपने ऊपर लिया। मगर इस उपलब्धि से जहां रतन प्रसन्न हुआ, वहीं मंगलू का मन ईर्ष्या में डूब गया। अक्सर मां को उलाहना देते हुए कहता, अपनी लाडली को तो अंग्रेजी स्कूल भेज रही हो और हमें सरकारी स्कूल में छोड़ दिया है। लक्ष्मी उसे अपनी मजबूरी और हालात का हवाला देती, पर मंगलू की नफरत अपनी बहन के प्रति गहराती जा रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और रूपा अब 13 साल की एक सजीव और मनमोहक किशोरी बन गई थी। मोहल्ले में सभी उससे स्नेह करते थे और उसका व्यवहार भी सरल और मधुर था।
इसी समय मंगलू के स्वभाव में भी सुखद बदलाव आने लगा। अब वह घर में अधिक समय बिताने लगा और बहन का ख्याल रखने लगा। वह उसे स्कूल छोड़ने और लाने का काम भी करने लगा था। माँ यह सब देखकर अपने दिल से ईश्वर को धन्यवाद देती कि अब उसके बुढ़ापे में शांति आ गई थी और तीनों बच्चे एकजुट हो गए थे। रूपा अपने मेहनत और लगन के कारण विद्यालय में सभी की प्रिय बन चुकी थी। वह न केवल पढ़ाई में मेधावी थी, बल्कि रंगोली, पोस्टर बनाने, दीवारों पर चित्रकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी निभाती थी। उसकी अद्वितीय प्रतिभा के कारण प्रधानाचार्य ने उसकी फीस माफ कर दी थी। लक्ष्मी अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करती थी। स्वयं तो वह चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाई थी, पर अपने बच्चों, विशेषकर रतन और रूपा को पढ़ते और जीवन में आगे बढ़ते देखकर वह संतोष से भर उठती थी। मंगलू का यह बदला हुआ स्वभाव, जो कभी मनमोहक मिठास का प्रतीक होता, तो अगले ही क्षण कठोर करवाहट में बदल जाता। लक्ष्मी के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। उसके मिजाज में पल पल आते इस परिवर्तन को लक्ष्मी कभी कभी किशोरावस्था की स्वाभाविक मनोदशा मानकर अपने मन को समझा देती थी। मंगलू की पढ़ाई से बढ़ती बेरुखी और उसकी उद्दंडता ने लक्ष्मी का मन व्यथित कर दिया था। वह कभी उसे समझाने के लिए प्रेम का सहारा लेती, तो कभी कड़ी फटकार या मार का, पर मानो मंगलू ने यह ठान लिया था कि किसी की सुननी ही नहीं है। उसकी गलत संगत और बुरी आदतें देखकर लक्ष्मी के मन में डर घर करने लगा कि कहीं उसका अंजाम भी उसके पिता की तरह ना हो। हर बार यह विचार उसके दिल को कंपा देता, पर एक माँ की उम्मीद कभी टूटती नहीं। वह बस अपने मन को समझा लेती कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उधर रूपा के गुणों और उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर लक्ष्मी के मन में कभी कभी ग्लानि उठती कि उसने कभी गर्भ में ही रूपा को समाप्त करने का निर्णय लिया था। यह सोचकर उसका हृदय कांप उठता कि अगर उसने ऐसा कर लिया होता तो आज उसकी यह प्यारी बेटी इस संसार में नहीं होती। रूपा जैसे अपनी माँ की हर तकलीफ को बिना कहे ही जान जाती थी। माँ की परेशानियों को दूर करने के लिए वह हमेशा अपनी मधुर मुस्कान के साथ पूछती, मेरी प्यारी अम्मा क्यों परेशान है? क्या मुझे नहीं बताएगी? रूपा की मासूम बातें सुनते ही लक्ष्मी का मन हल्का हो जाता। गर्मियों की छुट्टियों में मैडम ने लक्ष्मी से सलाह मशविरा कर रूपा का दाखिला ड्राइंग क्लास में करवा दिया, ताकि वह कला में और निपुण हो सके। अभी तो उम्र ऐसी है, जैसा ढालोगे वैसा ही ढल जाएगी। यह सोचकर लक्ष्मी ने रूपा को इस राह पर आगे बढ़ने दिया। सोमवार से उसे क्लास शुरू करनी थी। उत्साह से भरी रूपा ने मंगलू से कहा, भैया मुझे स्केचबुक, रंगीन पेंसिलें, पेंट और ब्रश चाहिए, क्या आप मेरे लिए ला देंगे? मंगलू ने कहा, मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी चीज कितनी और किस तरह की लेनी है? अच्छा तू भी साथ चल, रूपा ने जवाब दिया। ठीक है, शाम को चलते हैं, अभी तो दुकान बंद हो चुकी होगी। दोपहर में मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूं, मंगलू ने कहा। उस शाम को जब लक्ष्मी काम से घर लौटी तो रूपा को घर में न पाकर चिंतित हो उठी। उसने रत्न से पूछा तो उसने कहा कि उसे कोई जानकारी नहीं है। लक्ष्मी ने आस पड़ोस में हर जगह रूपा को ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। तभी मंगलू आता हुआ दिखाई दिया। लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा, क्या रूपा अब तक घर नहीं लौटी? वो तो कब की घर के लिए निकल गई थी। लक्ष्मी ने गुस्से और अचरज के साथ पूछा, कहां से निकल गई थी? मंगलू ने बताया, वो मेरे साथ अपने ड्राइंग का सामान लेने गई थी। लक्ष्मी ने गुस्से में पूछा, तो फिर तू उसके साथ क्यों नहीं आया? इस पर मंगलू ने जवाब दिया, वो बच्ची थोड़ी है, जैसे उसे घर का रास्ता नहीं पता। मैं उसे नुक्कड़ तक छोड़कर अपने दोस्त के साथ चला गया था। मंगलू गुस्से में पैर पटकता हुआ बहन को खोजने निकल पड़ा। शाम से रात होने को आई। पूरा मोहल्ला रूपा की खोज में जुट गया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां भी रिपोर्ट दर्ज करवाने में 24 घंटे का इंतजार करने को कहा गया। लक्ष्मी का तो जैसे जीना दूभर हो गया। कभी वह रोते रोते बेसुध हो जाती, तो कभी बेतहाशा विलाप करते हुए घर से बाहर निकल पड़ती। अपने आंचल को पीटते हुए कहती, हाय मेरी फूटी किस्मत, खुद मेरी ही नजर लग गई मेरी बेटी को। भगवान मुझे मेरे पाप की सजा दे रही है। मैं उसे गर्भ में ही समाप्त करना चाहती थी और इसलिए ही शायद वह मुझसे छिन गई। इस अथाह पश्चाताप में
उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। रूपा की कोई खबर न मिलने पर लक्ष्मी विक्षिप्त जैसी हो चली थी। घर की सभी जिम्मेदारियां मंगलू ने अपने कंधों पर ले ली। उसने एक किराने की दुकान खोल ली थी जो अच्छे से चल रही थी। रतन पुलिस में भर्ती हो गया था। माँ का भी देहांत हो गया था और अब घर में बस 3 बचे थे। घर में ऐसा गहरा सन्नाटा था कि जैसे सुई गिरने की आवाज भी सब सुन सके। संसार का यह कठोर सत्य है कि किसी के जाने के बाद भी दुनिया रुकती नहीं। लोग कुछ दिन शोक मना फिर अपने जीवन में रम जाते हैं, पर माँ का दिल संतान के बिछोह को कभी नहीं भुला पाता। लक्ष्मी धीरे धीरे अस्वस्थ और अर्धविक्षिप्त सी हो चली थी। दोनों भाइयों के स्वभाव में गहरा अंतर था, जिससे घर में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही थी। मंगलू के विवाह के बाद तो स्थितियां और भी बिगड़ गई। इस पर रतन ने अलग रहने में अपनी भलाई समझी और अपनी पोस्टिंग बिहार में करवा ली। वह अपनी माँ को भी अपने साथ ले गया और प्यार से उसकी देखभाल करने लगा। उसने वहां एक समझदार और सौम्य लड़की से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। रतन और उसकी पत्नी माँ की सेवा में कोई कसर न छोड़ते, खूब देखभाल करते। रतन अपनी बहन को भुला नहीं था और रूपा की खोज में लगातार जुटा रहता था। लक्ष्मी बेटी के शोक में समय से पहले बूढ़ी हो गई थी और अपनी याददाश्त खो चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी रूपा को वह नहीं भूली थी। उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि एक दिन उसकी रूपा उससे जरूर मिलेगी। समय ने अपने गर्भ में क्या छुपा रखा है ये कोई नहीं जानता। नियति के अनजाने खेल को देखने के लिए प्रतीक्षा के सिवा इंसान कुछ नहीं कर सकता। कुछ चीजें इंसान के बस से बाहर होती है, जिन्हें समय के सिवा कोई हल नहीं सकता। मुंबई से कोलकाता की ओर बढ़ती सुपरफास्ट ट्रेन के स्लीपर क्लास कोच में सवारियों का मानो मेला लगा हुआ था। दिलबर को बैठने तक की जगह नहीं थी। चाय, पेपर और सामान बेचने वाले किसी न किसी तरह से अपनी जगह बना ही लेते थे। एक पेपर बेचने वाले को बेतरतीब दाढ़ी, हटी हुई जीन्स और खिचड़ी बालों वाला एक भारी आवाज का अधेड़ व्यक्ति, उम्र करीब 48-50 साल, टाइम्स ऑफ इंडिया देना कहकर पुकारता है। पेपर वाले ने उस पर तंज भरी निगाह डालते हुए पूछा, तुझे इंग्लिश पेपर चाहिए? टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पेलिंग पता भी है तुझे? गंभीरता से उस व्यक्ति ने जवाब दिया, इंग्लिश नहीं है तो हिंदी का दे दे। उसकी आवाज की गहराई से पेपर वाले ने तंज को छोड़ नरमी से पेपर दे दिया। ट्रेन के चलते ही सवारियां अपने अपने स्थान पर चैन से बैठ गईं। एक तरफ 2 लड़के और एक 15-16 साल की लड़की बैठी हुई थी। लड़की के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर उस अधेड़ व्यक्ति पर पड़ी। उन नजरों में कुछ था जिसने व्यक्ति का मन विचलित कर दिया। उसे आभास हुआ कि वह लड़की किसी बड़ी समस्या में है और शायद मदद की दरकार है। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और अगले स्टेशन पर 1 घंटे बाद ही ठहराव था। हालांकि व्यक्ति के हाथ में अखबार था, पर उसका ध्यान उस लड़की और दोनों लड़कों पर ही अटका हुआ था। जैसे ही ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और अगला स्टेशन नजदीक आया, लड़की ने धीमी आवाज में पास वाले लड़के से पानी मांगा। खाली बोतल लेकर वह लड़का नीचे उतर गया। इस पर अधेड़ व्यक्ति ने दूसरे लड़के को कुछ पैसे थमाते हुए अपने लिए भी पानी लाने को कहा। वह थोड़ी झिझक के बाद ट्रेन से उतर गया। फिर व्यक्ति ने लड़की से धीरे से पूछा, बेटा तुम्हें कोई परेशानी है क्या? लड़की ने सकपकाई आवाज में चारों ओर देखते हुए कहा, अंकल मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे कहीं ले जा रहे हैं। मेरी सौतेली माँ ने मुझे। लड़की चुप हो गई क्योंकि दोनों लड़के वापस आ गए। वह झट से पानी की बोतल लेकर गटागट पी गई और फिर चोरी चोरी उस व्यक्ति को देखती रही। अधेड़ व्यक्ति ने तुरंत दोनों लड़कों को पकड़ लिया और लड़की को अपने पास वाली विंडो सीट पर बुलाया। उसने पहले ही अपने संदेह के आधार पर पुलिस को फोन कर दिया था। अन्य सवारियां भी सक्रिय हो गईं। जल्द ही 2 सिपाही और 1 महिला पुलिस कांस्टेबल वहां पहुंच गईं। लड़की का नाम पता पूछकर उसे पुलिस की सुरक्षा में ले लिया गया। उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन का नंबर लिया और लड़की को आश्वस्त किया कि वह उसके बारे में जानकारी लेता रहेगा। इस घटना ने उस व्यक्ति को विश्वास राय के नाम से हुई 15 साल पुरानी एक घटना की याद दिला दी। अभी वह अपने अतीत के गलियारों में डूबने ही वाला था कि उसकी नजर अखबार के तीसरे पन्ने पर छपी एक खबर पर ठिठक गई। लिखा था कि सुप्रसिद्ध चित्रकार विश्वरूपा पर
किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया है और उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा 3 दिन पहले हुआ था। उनके मैनेजर ने मीडिया में इस खबर को प्रसारित करवाया था। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि विश्वरूपा जी कोमा में है और आधी चेतना में बस यही कह पाई, विश्वास, अरुण आएंगे। अरुण कौन है, उनका विश्वरूपा से क्या संबंध है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता मुंबई मिरर से। अगले स्टेशन में अब भी 1 घंटे का समय था। अरुण विश्वास बेचैनी में करवटें बदल रहे थे। उनका मन अतीत के गलियारों में दौड़ते हुए मानो ट्रेन की गति से भी आगे निकल रहा था। 18 वर्ष पुरानी घटनाएं उनके मन पर चलचित्र की तरह घूम रही थी। उस दिन भी ट्रेन का एक ऐसा ही दृश्य था। रूपा 2 बदमाशों की गिरफ्त में थी और विश्वास ने उसे बचाया था। आज का यह मंजर उसे उसी दिन की याद दिला रहा था। सही कहते हैं, जीवन सच में एक चक्र है, जहां से चले थे वहीं आ गए। वह अपने अतीत की उन स्मृतियों में खो गए जहां राजस्थानी लिबास में सुंदर बड़ी बड़ी आंखों वाली वह लड़की जैसे भयभीत हिरनी चारों ओर भय से निहार रही थी। उसकी आंखों में ईश्वर से सहायता की प्रार्थना झलक रही थी और जैसे ही उसकी नजर विश्वास पर पड़ी, उसे लगने लगा कि यही वह व्यक्ति है जो उसे मुसीबत से निकाल सकता है। कुछ लोग अजनबी होते हुए भी अपने से लगने लगते हैं। शायद विश्वास का वही गुण था। विश्वास ने नजरों से ही स्थिति का आकलन किया और जैसे ही लड़की ने इशारा किया, उसने उन बदमाशों को पकड़ लिया। सहयात्रियों ने भी मदद में आगे आकर उन गुंडों की पिटाई की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। परंतु वह लड़की विश्वास का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह जिद कर रही थी कि वह केवल इसी सज्जन के साथ जाएगी। पुलिस को उसने यहां तक कह दिया कि वह विश्वास को जानती है और यह संयोगवश उसे इसी ट्रेन में मिला। पुलिस को अपना नाम रूपा बताने के बाद अन्य विवरण लेकर उन्होंने उसे विश्वास के साथ जाने की अनुमति दे दी। विश्वास ने उसे उसके घर सुरक्षित छोड़ने का वचन दिया था। उसने अपनी मित्र नंदिनी को फोन किया ताकि रूपा के रहने का उचित प्रबंध हो सके। रूपा ने अब घर वापस जाने से साफ मना कर दिया था। कुछ खा पीकर थोड़ा आराम करने के बाद विश्व ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया, जैसे कि उसका घर कहाँ है, परिवार में कौन कौन है और आखिर वो उन बदमाशों के हाथों में कैसे फंस गई। पुराने दुखों की परछाइयां उसकी आंखों में लौट आईं और उसने अपने तारनहार को अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। वह बोली, मैं उस दिन अपने बड़े भाई मंगलू के साथ ड्राइंग बुक और स्केच पेन खरीदने बाजार गई थी। मंगलू भैया मुझे दुकान पर छोड़कर अपने एक पुराने दोस्त से मिलने चले गए। थोड़ी देर बाद भैया लौटे और बोले, रूपा ये भी एक अच्छा चित्रकार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने हाल ही में अपना छोटा सा स्टूडियो खोला है और बच्चों को सिखाने के लिए ड्राइंग क्लास भी शुरू की है। चलो एक बार देख ले, यहाँ पर फीस भी ना के बराबर है, शायद ये तुम्हें बेहतर सिखा सके। रूपा ने कहा, मुझे तो कल से उस स्कूल में जाना है जहां मैडम ने मेरा दाखिला करवाया है। इस पर मंगलू भैया बोले, मैडम से मैं बात कर लूंगा, तुम अभी तो बस मेरे दोस्त विक्की का स्टूडियो देख लो। थोड़ी झिझक के साथ रूपा ने हामी भर ली और विक्की के साथ चल पड़ी। विक्की उसे एक संकरी गली में लेकर मुड़ा और अचानक उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब रूपा की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह राजस्थान के एक पिछड़े हुए गांव में थी, जहां उसे एक बूढ़ी औरत और उसके 2 बेटों के साथ रखा गया था। बड़े बेटे की उम्र 30-32 के आसपास थी और छोटा लड़का लंगड़ा कर चलता था। जब रूपा ने शादी करने से मना किया और बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ बोला, तो उन्होंने उसे धमकाया और फिर उसका मुंह कपड़े से बांधकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखा गया। आखिरकार 13 साल की मासूम लड़की के हौसले टूट गए और गांव वालों के सामने उसकी शादी बड़े बेटे के साथ कर दी गई। शादी की पहली ही रात को उस पुरुष ने अपने पति होने का हक उस पर जोर जबरदस्ती से थोप दिया। वह रात उसके लिए भयानक थी और अंततः रूपा बेहोश हो गई। उस मासूम बच्ची पर हर रोज अत्याचार हो रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। 3 महीने तक वह उस कैद में रही जहां उसे घर के बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। घर के ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरे उस अहाते में
बस एक बड़ा सा लोहे का फाटक था, जिस पर हमेशा भारी ताला जड़ा रहता था। रूपा को न तो गांव का नाम पता था, न ही वह भाषा समझ में आती थी जिसने वे लोग बात करते थे। उसके लिए वह जगह और लोग पूरी तरह अजनबी थे। रूपा ओस अपने पति और सास को खुर्राट औरत की तरह भड़काऊ कहकर पुकारती थी, जबकि छोटे को हमेशा छोटू कहकर संबोधित करती। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था और इस तरह 2 साल जैसे चुपचाप खिसक गए। ये कालखंड रूपा को एक असीमित समय की तरह प्रतीत हो रहा था, मानो वह किसी दिशा रहित अंधकार में भटकती जा रही हो, जहां हर प्रयास असफल साबित हो रहा था। अपनी किस्मत के आगे हार मानते हुए उसने खेल कूद की उम्र में एक अबोध बच्ची से मां बनने का बोझ सिर पर ले लिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद रूपा का अस्तित्व अब बंधनों में जकड़ने लगा था। फिर भी सासू मां ने इस नए हालत में उसके खान पान और आराम का विशेष ध्यान रखना शुरू किया था। रूपा को प्रसव के समय मायके बुलवाया गया, जहां प्रसव तो हुआ पर नवजात की सांसें जीवन को छू भी न सकी और रूपा की जान जैसे किसी चमत्कार से ही बच पाई। उम्र में छोटी होते हुए भी उसके भीतर संतान का वह निस्वार्थ प्रेम उमड़ने लगा था। अपने बच्चे को खो देने का दुख उसके दिल में गहरे बैठ गया था। शायद अपने बच्चे के साथ ही वह शेष जीवन उस घर में गुजार देती, पर ईश्वर ने उसे उस छोटे से सहारे से भी वंचित कर दिया। दाई ने सास को समझाने का प्रयास किया कि बहू अभी कम उम्र की है, उस पर मातृत्व का बोझ डालने का दबाव न बनाया जाए, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। दाई ने सलाह दी कि कुछ वर्षों बाद जब वह परिपक्व हो जाएगी तब परिवार बढ़ाने का विचार करना उचित होगा, लेकिन सास मानो ठोस पत्थर की बनी थी। कुछ समय बीतते ही उसे फिर से दादी बनने की चाहत सताने लगी। उसने रूपा पर फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया। जब रूपा ने विरोध जताया तो माँ बेटे ने मिलकर उसे भूखा रखना और मारपीट करना शुरू कर दिया। बीते कुछ दिनों से माँ और दोनों बेटों के बीच कुछ खुसर पुसर चल रही थी। वे रूपा की उपस्थिति में खामोश हो जाते। एक रात ऐसा हुआ कि रूपा के कमरे में उसका छोटा देवर घुस आया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसने रूपा का मुंह दबाते हुए उस पर अत्याचार करना चाहा। जब रूपा ने उसे रिश्ते की मर्यादा की दुहाई दी तो उसने निहायत बेहयाई से कहा कि आज से उसे दोनों भाइयों की सांझी पत्नी बनकर रहना होगा। इस घृणित और अपमानजनक बात को सुनते ही रूपा के भीतर एक ज्वाला फूट पड़ी। पता नहीं उसमें उस पल इतनी शक्ति कहां से आ गई कि वह उन पिशाचों के विरुद्ध खड़ी हो गई। कमरे के एक कोने में पड़ा डंडा उठाकर उसने देवर के सिर पर जोर से मार दिया और दरवाजा खोलकर बाहर चिल्लाने लगी। सास और पति ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन रूपा ने पुलिस बुलाने और गांव वालों के सामने पंचायत बुलाने की धमकी दे डाली। उनके चेहरे पर उसका रौद्र रूप देखकर खौफ साफ दिखने लगा। उन लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश की और वादा किया कि वे उसे 1-2 दिन में घर पहुंचा देंगे, लेकिन रूपा को उन पर तनिक भी भरोसा नहीं था। वह पूरी रात कमरे में दरवाजा बंद करके जागती रही। अगले दिन देवर और उसका एक साथी रूपा को लेकर ट्रेन में चढ़ गए। जब रूपा बाथरूम गई तो उसने उनकी बातचीत सुन ली। वे उसकी बिक्री का सौदा कर रहे थे। यह सुनकर रूपा ने उनसे भागने का तरीका सोचने लगी। उसी दौरान उसकी निगाहें एक अपरिचित पर पड़ी और जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि यह व्यक्ति उसकी सहायता कर सकता है। लंबी सांस लेते हुए रूपा ने उससे अपनी आपबीती बताई। उस व्यक्ति ने, जिसका नाम विश्वास था, उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, तुम तो बहुत हिम्मती निकली। अच्छा, अपना घर का पता बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं ताकि तुम सुरक्षित रह सको। रूपा ने संकोच से कहा, तो क्या आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? विश्वास ने हल्के अंदाज में कहा, अरे नहीं रूपा, पर तुम्हें अपने घर तो लौटना ही होगा। यहां तुम कब तक रह सकती हो? रूपा ने चिंता में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। विश्वास, इतने वर्षों बाद घर लौटने पर परिवार का रवैया क्या होगा मुझे नहीं पता। लोग क्या क्या बातें बनाएंगे मेरे इतने वर्षों की गैर मौजूदगी पर। रूपा सोच रही थी कि लोग उसे अपनाएंगे भी या नहीं। उसने सिर्फ विश्वास से ही भरोसा जताया। आप मुझे सिर्फ विश्वास कह सकते हैं, बाबू नहीं। हंसते हुए विश्वास ने कहा, अरे तुमने मुझे बुजुर्ग बना दिया, मैं बस तुमसे 7-8 साल बड़ा ही हूंगा। फिर उसने गंभीर होकर पूछा, तुम बालिग तो हो ना?
रूपा ने संकोच से कहा, जी, मैंने पुलिस वालों से झूठ बोला था। असल में मैं अभी 17 की ही हूं। विश्वास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तैयार हो जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। मैं उन लोगों को पूरी बात समझा दूंगा। अगर नहीं माने तो देखेंगे आगे क्या करना है। रूपा ने कहा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? विश्वास बाबू, मैं पहले खुद जाऊंगी। अगर सब ठीक लगा तो आपको बुलाऊंगी। जब रूपा अपनी बस्ती पहुंची तो उसने खुद को दुपट्टे से ढक लिया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसका परिवार तो उसके गायब होने के कुछ ही महीने बाद कहीं और जा बसा था। मंगलू ने खोली और दुकान बेच दी और किसी को उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। इस विशाल नगर में वैसे भी लोग एक दूसरे से अधिक वास्ता नहीं रखते थे। रूपा निराश होकर वापस नंदिनी के पास लौट आई, जो विश्वास की मित्र थी। विश्वास ने अपने परिचितों से कहकर उसे स्टूडियो के रख रखाव का कार्य दिलवा दिया। रूपा पुराने कागजों पर ऐसी चित्रकारी करती कि बड़े बड़े चित्रकार भी उसकी कला देख दंग रह जाते। वह रंगों से ऐसे जीवन भरती कि उसकी कला के सामने सब नतमस्तक हो जाते। विश्वास का कला जगत में नाम तो था, परंतु आर्थिक स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं थी। मुंबई में जीविका का संघर्ष लगातार चलता रहता था और स्टूडियो के किराए में काफी पैसा लग जाता था। रूपा जैसे उसके जीवन में एक सौभाग्य लेकर आई थी। उसकी कला के चलते एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी ने उनकी कई पेंटिंग्स एक साथ खरीद ली और कई का ऑर्डर भी दे दिया। इसके लिए विश्वास ने रूपा से भी सहायता ली और रूपा ने मन लगाकर मॉडर्न आर्ट की बारीकियां सीखी और उसे सहयोग दिया। समय के साथ विश्वास ने अपना एक छोटा सा स्टूडियो स्थापित कर लिया और रूपा को वहीं स्थायी रूप से काम पर रख लिया। रूपा क्लासिकल चित्रकला जैसे मधुबनी और मुगल कालीन पेंटिंग में पारंगत थी। राजा रवि वर्मा से प्रभावित होकर उसने ऐसी जीवंत चित्रकला का विकास किया था कि उसकी पेंटिंग्स से मानव जीवन की आहट सुनाई देने लगती थी। रूपा की यह विलक्षण कला, उसकी समर्पणशीलता और विश्वास का साथ उन्हें सफलता की ओर ले चला। कभी कभी रूपा मुस्कुराकर कहती, विश्वास, आपकी मॉडर्न आर्ट में खूबसूरती तो है, परंतु शाश्वतता तो मेरी चित्रकारी में है। रूपा ने विस्मय से पूछा, विश्वास जी, ये कौन सी कला है जिसमें न चेहरा होता है न कोई आकार? बस बेढब रेखाएं खींच दो, कुछ रंग भर दो और तस्वीर तैयार। समझ में नहीं आता कि इसमें कलाकार कहना क्या चाहते हैं। विश्वास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है, जो दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हर कोई अपनी दृष्टि से इसे देखे और अर्थ खोजे। रूपा ने विरोध में कहा, मैं तो यही मानती हूं, जो कहना है वह स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। क्यों किसी के मस्तिष्क पर भार डालना? लेकिन विश्वास अपनी बात पर अडिग रहा। उसे आधुनिक कला का यह अनोखा पक्ष प्रिय था और नई पीढ़ी इसकी प्रशंसा करने लगी थी। दोनों के बीच यही खट्टी मीठी तकरार चलती रहती, लेकिन उनके प्रेम में भी गहराई आती जा रही थी। रूपा अब 18 की हो चुकी थी, जबकि विश्वास उससे 9 साल बड़ा था। उम्र का यह अंतर सोचने पर विवश करता, लेकिन दोनों का प्रेम इस अंतर को नजरअंदाज कर चुका था। रूपा का प्रेम विश्वास के लिए बेइंतहा था और विश्वास भी उसके प्रति अपने दिल में वही जुनून संजोए था। उनका सच्चा प्रेम उम्र और जाति जैसे बंधनों को मानने से इनकार कर चुका था। कुछ सालों बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और रूपा ने अपना नाम विश्वरूपा रख लिया, जैसे उसने अपने विश्वास को ही अपने नाम का रूप दे दिया हो। विश्वास के जीवन में सूर्य की तरह चमकने वाले अरुण उपनाम को उसने अपनाया। विश्वरूपा कला जगत में नई ऊंचाइयों को छूने लगी। उसकी पहचान अब किसी चमकते सितारे जैसी हो चुकी थी। रूपा की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि विश्वास का आधुनिक कला में योगदान उसके आगे फीका पड़ने लगा। जब भी लोगों के मुख से रूपा का नाम गर्व से लिया जाता या उसे विश्वरूपा का पति कहा जाता, विश्वास की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। धीरे धीरे उसकी कला की सराहना करने वाले प्रशंसकों की संख्या घटने लगी और वह अवसाद में डूबने लगा। विश्वरूपा उसे समझाती, हमारी कला के रंग भले ही अलग हो, मगर उसकी अपनी जगह और महत्व है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमें मिलकर इनका सामना करना चाहिए। मगर विश्वास तर्क की बजाय तकरार करने लगता। कहता, तुम्हारे आने के बाद मेरी कला की कद्र कम हो गई है। तुम्हें लोगों की वाहवाही लूटने का शौक है और इसी कारण
तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। जिस रूपा को कभी वह अपनी खुशकिस्मती का कारण मानता था, अब उसे अपनी असफलता का दोष देने लगा था। विवाद बढ़कर अब तीखे झगड़ों में बदल गए थे। 4-5 सालों में हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने अलग होने का निर्णय ले लिया। हालांकि रूपा ने अपनी ओर से रिश्ते को बचाने का हर संभव प्रयास किया, यहां तक कि उसने अपनी कला से हमेशा के लिए किनारा करने का भी मन बना लिया था। बावजूद इसके विश्वास ने अपने तीखे शब्दों से रिश्ते को बिखेर ही दिया। उसने कहा, त्याग की देवी बनने की जरूरत नहीं है। अपनी कला का आनंद लो, लेकिन मुझसे दूर रहकर समाज में अपने नाम का डंका बजाओ, प्रदर्शनी लगाओ, बड़े लोगों के बीच अपने हुनर की अदाई दिखाओ और प्रशंसा पाओ। मेरे पास तो तुम्हारे लायक कुछ है ही नहीं। रूपा हतप्रभ रह गई। वह सादगी पसंद, सुलझी हुई और समझौतों में यकीन रखने वाली लड़की थी, परंतु उसकी स्वाभिमान पर वार और उसके चरित्र पर सवाल उठाना उसे कतई बर्दाश्त नहीं था, चाहे वह उसके अपने पति ही क्यों ना हो। उस क्षण उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह विश्वास राय का घर सदा के लिए छोड़ देगी। उसकी सभी कोशिशें विफल हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफा रिश्ते को बचाना असंभव था। कुछ समय बाद रूपा और विश्वास दोनों ही स्थापित कलाकार बन चुके थे। दोनों का नाम कला जगत में था और आय भी अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे रूपा का नाम बढ़ता गया, विश्वास का अहंकार और पुरुषत्व आहत होने लगा। रूपा की स्वायत्तता पर पहरा लगाने की नौबत आ गई थी, यहां तक कि अपने खर्चे के लिए भी उसे पति की आज्ञा लेनी पड़ती। हर रोज की खामख्याली और अपमान को आखिर कितने दिन सहन करती। उसे लगा मानो उसने एक यातना से निकलकर दूसरे में कदम रख दिया हो। समाज में भले ही स्त्री सशक्तिकरण की बातें जोर शोर से हो रही हो, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही पुरुष प्रधान मानसिकता अक्सर हावी हो जाती है। पुरुष समाज भले ही मंच पर स्त्री स्वतंत्रता और समानता का गुणगान करे, लेकिन उनमें से अधिकांश के विचार घर पहुंचते ही बदल जाते हैं। अंततः विश्वास ने चरित्र पर लांछन लगाकर सारे बंधनों को तोड़ दिया। उसके इस घोर अपमान ने सारी सीमाओं को लांघ दिया था। फिर भी 3 सालों बाद रूपा का नाम कला जगत में सूरज की तरह चमक रहा था। अपनी अनोखी कला के दम पर वह खुद को स्थापित कर चुकी थी। इस संसार की अजीब रवायतें हैं। जो सूरज चढ़ता है उसे ही सलाम किया जाता है, और अमावस की रात में चांद का कोई नामलेवा नहीं होता। लोगों की याददाश्त कितनी नासमझ होती है। विश्वास का वजूद लोगों की स्मृतियों से मिटने लगा था। यदि कहीं उसका नाम आता भी तो वह बस स्वरूपा के पति के तौर पर ही पहचाना जाता, और ये बात भला किसी स्वाभिमानी पुरुष के लिए कैसे गवारा होती। अलगाव के कुछ सालों तक विश्वास अपनी तरफ से रूपा की खैरियत जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन समय के साथ उसने उस पर से भी ध्यान हटाना शुरू कर दिया। अब मुंबई की भागदौड़ उसे बेमायने लगने लगी थी, और कोलकाता लौटने की इच्छा उसके मन में गहराने लगी थी। सबसे कठिन यह था कि अब गुजारा करना भी मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए उसने मुंबई छोड़ने का फैसला किया, टिकट बुक की और ट्रेन में बैठ गया। जब उसने अखबार में पढ़ा कि रूपा पर कातिलाना हमला हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खुद को कोसने लगा कि उसने अपनी रूपा को यूं अकेला कैसे छोड़ दिया। उसे याद आया कि वही रूपा उसे मसीहा मानती थी, अपनी आंखें बंद करके उस पर भरोसा करती थी, और उसने कैसे इतने निर्मोही और कठोर व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। भगवान, वह बुदबुदाया, मेरी रूपा को कुछ ना हो, उसे ठीक कर दो। मुंबई पहुंचने की बेकरारी से उसके दिल में उथल पुथल मच गई थी, लेकिन ट्रेन को रवाना होने में अभी 4 घंटे थे। उसके पास इंतजार करने का धैर्य नहीं था। बेचैनी से पहलू बदलते हुए उसने एक फैसला लिया और टैक्सी में मुंबई के लिए रवाना हो गया। 4 से 5 घंटे का सफर अब उसे सदियों जितना लंबा प्रतीत होने लगा। बार बार वह ड्राइवर से गाड़ी और तेज चलाने की गुहार करता, परंतु समय उसकी पीड़ा के आगे जैसे थम सा गया था। रूपा, देखो मैं आ गया हूं, उसकी धड़कनें पुकार रही थी। तुम्हारा विश्वास लौट आया है, तुम्हारा अरुण आ गया है। मेरी रूपा, अपनी आंखें खोलो, मुझसे यूं रूठ कर मत जाओ, मैं फिर कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। जैसे ही वह आईसीयू में पहुंचा, वहां मौजूद नर्स ने कठोर आवाज में उसे रोका। मिस्टर, आप कौन है? ये आईसीयू है,
और यहाँ केवल विजिटिंग टाइम में ही प्रवेश की अनुमति है। बाहर जाइए, मरीज कोमा में है, अभी उनसे मिलने का समय नहीं है। पर विश्वास न रुका। सिस्टर, मुझे मेरी पत्नी के पास रहने दो। अगर मेरी आवाज सुनेगी तो शायद प्रतिक्रिया करेगी, उसने प्रार्थना भरे स्वर में कहा। उसकी आवाज में उम्मीद की अंतिम किरण थी। जरूर देख लेना, विश्वास ने दृढ़ता से कहा। इस पर नर्स ने तीखे लहजे में पूछा, अच्छा, तो आप इनकी पत्नी के पति हैं? इतने दिन कहाँ थे? यह सुनकर विश्वास के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आई। उसने नर्स से सख्त स्वर में कहा, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। उसकी आवाज की गंभीरता और आंखों में छुपे गुस्से को भांपते हुए नर्स डॉक्टर को बुलाने चली गई। इतने में रूपा की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। यह दृश्य देखते ही विश्वास का कलेजा उमड़ पड़ा। वह भाव विह्वल होकर रूपा को पुकारने लगा और उसे गले से लगा लिया। रूपा ने धीरे से अपनी आंखें खोली, होठों में विश्वास का नाम लेकर कुछ बुदबुदाई और फिर से पलकों को बंद कर लिया। इतने दिनों से बेजान पड़े शरीर में हल्की सी कंपन देखकर डॉक्टर और नर्स फौरन हरकत में आ गए। डॉक्टर के चेहरे पर उम्मीद की किरण झलक उठी और विश्वास की आंखों में भी खुशी की चमक लौट आई। रूपा मानो मृत्यु के कगार से वापस लौट आई थी। रूपा और विश्वास एक दूसरे से लिपटकर अश्रुधारा बहाने लगे। तभी डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, मिस्टर अरुण, विश्वास, कृपया बाहर जाइए, हमें इनका चेकअप करना है। इस पर विश्वास ने अडिगता से जवाब दिया, कर लीजिए डॉक्टर, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपनी रूपा को छोड़कर नहीं, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। ठीक है मिस्टर विश्वास, रूपा अब ठीक हो रही है, पुलिस भी उनके बयान का इंतजार कर रही है, उन्हें कल बुलवा लेते हैं। उधर अखबार में रूपा पर हुए जानलेवा हमले की खबर सुनकर रतन भी अपनी मां को लेकर मुंबई आ पहुंचा। उसे पूरी तरह विश्वास था कि जिस स्वरूपा को वह अपनी बहन मानता था वही यहाँ है। उसने भी अपनी बहन की खोज में भरसक प्रयास किए थे, पर कोई नतीजा नहीं निकलने पर उसने इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लिया था। लक्ष्मी, जिसने अपनी सुध-बुध लगभग खो दी थी, फिर भी उसके होठों पर हमेशा रूपा का ही नाम रहता था। वह अक्सर बुदबुदाती रहती, रूपा आएगी, देखना मेरी बेटी जरूर आएगी। इतने सालों बाद भी जैसे ही लक्ष्मी ने अपनी बेटी को देखा, वह पहचान गई। जो स्मृतियां उसने कहीं खो दी थी, वह अचानक उसे सब याद आ गया। रूपा को देखकर लक्ष्मी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रूपा को गले से लगाकर अनगिनत बार चूम लिया, मानो सालों का दर्द उन बेशुमार चुंबनों में बहा देना चाहती हो। रूपा ने पुलिस को अपना बयान देते हुए बताया कि उस दिन जब वह स्टूडियो से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी, तभी छोटू, जो कभी उसका देवर था, उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठाने की कोशिश करने लगा। उस वक्त वहां कोई सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं था। छोटू उसे अपने साथ फिर से गांव ले जाना चाहता था और धमकी देते हुए बोला कि अगर वह नहीं मानी तो उसे किसी कोठे पर बेच देगा। उसका मकसद किसी भी तरह अपने 50,000 रुपए की भरपाई करना था। उस समय उसके साथ मंगलू का वह दोस्त भी मौजूद था, जिसने पहले रूपा का अपहरण किया था, जिसके कारण रूपा ने वो 3 साल नारकीय यातनाओं में बिताए थे। रूपा ने जब इसका विरोध किया और शोर मचाया तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। कुछ दिनों की जांच पड़ताल और छापेमारी के बाद दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसने रूपा के पैरों तले जमीन खिसका दी। मंगलू के साथी विक्की ने बयान में बताया कि मंगलू ने ही अपनी बहन का सौदा मात्र 50,000 रुपये में किया था। उसने ये सब अपने राजस्थानी मित्र छोटू के लिए किया था, जिसे अपने भाई के लिए एक बीवी की आवश्यकता थी। जल्दी ही मंगलू को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद मुंबई पुलिस मंगलू की मां और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए राजस्थान रवाना हो गई। रूपा का रिश्तों से भरोसा उठ चुका था। उसने अपने भाई को हिरासत में देखा, उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए कहा, भैया, आपको अपनी बहन को बेचते समय शर्म नहीं आई? रुपयों के लालच में आप इतना गिर गए कि रिश्तों का भी मान नहीं रखा। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मां को इस हाल में पहुंचा दिया और मेरे विश्वास को छलनी कर दिया। मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने आपको कभी भाई माना। अब तक लक्ष्मी भी पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसने मंगलू का गिरेबान पकड़ते हुए उसे थप्पड़ मारे और कहा, तूने मेरी ममता को कलंकित कर दिया। मंगलू, अच्छा बेटा, तो तू कभी नहीं था,
मगर तूने कुछ समय के लिए अच्छे होने का ढोंग रचा था। तू अच्छा बेटा नहीं बन सका, पर कम से कम अच्छा भाई तो बन जाता। आज से मैं तेरे लिए मर चुकी हूँ। सुन ले रूपा, मेरे बाद मेरी चिता को हाथ तक मत लगाना। लक्ष्मी का दर्द उसकी सांसों में घुल रहा था। मंगलू की नीच हरकतों ने उसे भीतर तक छिन्न भिन्न कर दिया था। अपने निकम्मे बेटे को कठोर शब्दों में कोसते कोसते लक्ष्मी अचानक जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ी, मानो उसके प्राण केवल रूपा से मिलने की आस में अटके हुए थे। रूपा अपनी मां के निश्चल शरीर से लिपटकर बिलक बिलक कर रो रही थी। उसका सारा दुख आंसुओं में बह रहा था और फिर वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। विश्वास पर भय का साया मंडराने लगा। उसे लगा जैसे उसने रूपा को फिर से खो दिया है। वो बच्चों की तरह रूपा से लिपटकर रोने लगा। रतन ने उसके कांधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी। घबराओ मत विश्वास जी, हमारी रूपा ठीक हो जाएगी। ये बस कमजोरी और सदमे की वजह से बेहोश हुई है। रूपा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सही समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद रूपा और रतन ने मिलकर लक्ष्मी के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और उसकी अंतिम इच्छा का मान रखते हुए मंगलू को मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया। मंगलू अब पछतावे की आग में झुलसता हुआ जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। बड़का और छोटू को उनकी मां समेत चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया। रूपा के पूरी तरह स्वस्थ होते ही उसने और विश्वास ने एक बार फिर से अपना जीवन संवारने का संकल्प लिया। कई वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना छोटा सा स्टूडियो खड़ा किया, जिसे विश्वास ने बेहद प्यार से विश्वरूपा आर्ट गैलरी नाम दिया। बहुत समय पहले की बात है। चंदन नगर नामक राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा चंद्रसेन एक युवा और ऊर्जावान शासक थे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें अब तक कोई ऐसी राजकुमारी नहीं मिली थी जिससे उनका मन बंध जाए। उनके राज दरबार में अनेक मंत्री थे, लेकिन उनमें से सबसे विशेष और करीबी मंत्री का नाम वीर सिंह था। वीर सिंह भी अविवाहित था और दरअसल वह राजा चंद्रसेन का बचपन का साथी था। वीर सिंह की बुद्धिमत्ता और चतुराई के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। महाराज चंद्रसेन अक्सर राजकीय कार्यों में कोई भी निर्णय लेने से पहले वीर सिंह से सलाह मशविरा करना नहीं भूलते थे। वह इतने करीबी थे कि बिना वीर सिंह के परामर्श के महाराज कभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया करते थे। इस प्रकार राजा चंद्रसेन और वीर सिंह अपने राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे थे। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, एक व्यक्ति वहां आया और महाराज को प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, मेरा नाम सुंदर है। मेरे हाथों में ऐसी कला है कि मैं संसार की समस्त सुंदरता को पत्थर की आकृतियों में ढाल सकता हूं। महाराज ने कहा, तो तुम पत्थर को अपनी कला से जीवंत बना सकते हो? मूर्तिकार ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी हां अन्नदाता, मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा में अपनी इस विशेष कला का प्रदर्शन करो। बस मुझे एक अवसर चाहिए। राजा ने गंभीरता से कहा, ठीक है, हम तुम्हें यह अवसर देंगे। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, मुझे 1 महीने का समय लगेगा महाराज। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, आज से तुम इसी महल में रहोगे और अपनी कला का प्रदर्शन करोगे। तुम्हें जो भी सहायता चाहिए होगी वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। इसके बाद मूर्तिकार ने उसी दिन से राजमहल में अपनी साधना प्रारंभ कर दी और पत्थर को अपने स्पर्श से कला का स्वरूप देने में लग गया। ठीक 1 महीने के बाद जब महाराज चंद्रसेन मूर्तिकार के कक्ष में पहुंचे तो मूर्तिकार ने उत्सुकता से कहा, महाराज, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। मूर्ति तैयार है। सुंदर ने महाराज के समक्ष अपनी बनाई हुई मूर्ति प्रस्तुत की। यह मूर्ति इतनी अद्वितीय और अप्रतिम थी कि उसे देखते ही राजा चंद्रसेन विस्मित हो गए और बोले, तुमने तो पत्थर में जैसे प्राण भर दिए हो। तुम्हारी यह कला सचमुच सराहनीय है। सुंदर ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मुझे हर्ष है कि मेरी कला ने आपके हृदय को स्पर्श किया। इसके पश्चात राजा ने मूर्तिकार से पूछा, एक बात बताओ सुंदर, क्या यह सुंदरी वास्तव में इस धरती पर अस्तित्व में है या तुमने अपनी कल्पना से इसे पत्थर में उकेरा है? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, हुजूर,
यह प्रतिमा रतनगढ़ की राजकुमारी आम्रपाली की है। उनके जैसा सौंदर्य इस संसार में और कोई नहीं। राजा चंद्रसेन ने मूर्तिकार की कला की प्रशंसा करते हुए उसे एक पुरस्कार की थैली भेंट की और उसे विदा किया। परंतु अब तो राजा चंद्रसेन राजकुमारी आम्रपाली के सौंदर्य के मोहपाश में बंध चुके थे। वह निरंतर उस प्रतिमा को निहारते रहते और मन ही मन यह निश्चय कर चुके थे कि ऐसी सुंदर स्त्री ही उनकी पत्नी बनेगी। उन्होंने ठान लिया कि वह शीघ्र ही रत्नगढ़ जाएंगे, स्वयं राजकुमारी आम्रपाली के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। अगले दिन प्रातःकाल राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्री वीर सिंह को बुलाकर कहा, वीर सिंह, हम कुछ दिनों के लिए अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं। हमारे अनुपस्थिति में राज्य काज की सारी जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। वीर सिंह ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। उसके पश्चात राजा चंद्रसेन ने अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर रतनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। मन में राजकुमारी आम्रपाली से मिलने की अभिलाषा लिए राजा चंद्रसेन का घोड़ा जब एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था तो अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। घोड़ा अपनी तेज गति में एक बड़े पत्थर से टकरा गया और उस आघात के कारण राजा चंद्रसेन जमीन पर गिर पड़े। सिर पर गहरी चोट लगने से वे वहीं बेहोश हो गए। उसी समय महल के प्रांगण में टहलते हुए वीर सिंह की नजर पड़ी कि राजा का घोड़ा बिना किसी सवार के अकेला ही महल की ओर दौड़ा चला आ रहा है। वीर सिंह को यह दृश्य देखकर चिंता हुई और उसने मन में विचार किया, यदि घोड़ा अकेला आ रहा है तो महाराज कहाँ है? जब घोड़ा वीर सिंह के करीब पहुंचा तो उसने घोड़े को पुकारते हुए कहा, बादल, महाराज कहाँ हैं? वे तो तेरी पीठ पर सवार होकर गए थे, तो उन्हें कहाँ छोड़ आया? तभी वीर सिंह की दृष्टि बादल के घावों पर पड़ी और वह समझ गया कि घोड़ा भी घायल है। इसका अर्थ साफ था कि महाराज किसी गंभीर संकट में फंसे हुए हैं। वीर सिंह ने बादल की पीठ थपथपाई और कहा, तू एक वफादार घोड़ा है, मुझे महाराज के पास ले चल। इसके बाद बादल आगे आगे रास्ता दिखाने लगा और वीर सिंह उसका अनुसरण करने लगा। रात्रि के अंधेरे में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर राजा चंद्रसेन बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। महाराज की यह स्थिति देखकर वीर सिंह का दिल बैठ सा गया। उसने फौरन बेहोश राजा को बादल की पीठ पर सावधानी पूर्वक रखा और उन्हें वापस महल की ओर ले चला। महल पहुंचते ही राजवैद्य तुरंत राजा के उपचार में लग गए। कुछ समय के बाद जब राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उनके होठों से बस एक ही शब्द निकला, आम्रपाली, मैं आ रहा हूं, मेरी प्रतीक्षा करना आम्रपाली। यह सुनकर वीर सिंह असमंजस में पड़ गया कि आखिर यह आम्रपाली कौन है। राजवैद्य के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट नजर आने लगी। वीर सिंह ने प्रश्न किया, वेद जी, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? राजवैद्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मंत्री जी, चिंता की बात यही है कि महाराज के मस्तिष्क पर गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण वे अब भी मूर्छित अवस्था में हैं। वे इस हालत में भी आम्रपाली को पुकार रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि महाराज उस स्त्री से गहरा प्रेम करते हैं। मेरा अनुमान है कि यदि महाराज ने होश में आते ही आम्रपाली को अपने समक्ष न पाया तो उनके मस्तिष्क की नसें फट सकती हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। वीर सिंह ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो फिर क्या किया जाए जिससे महाराज की जान बचाई जा सके? राजवैद्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, अब एक ही उपाय है। जब महाराज दोबारा होश में आए तो आम्रपाली को उनके सामने उपस्थित होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए समस्या यह है कि हम इस आम्रपाली के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तब तक हमें महाराज को बेहोशी की स्थिति में ही रखना होगा और इस दौरान हमें महल के अन्य लोगों से इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। वीर सिंह महल के सभी व्यक्तियों से पूछताछ करता रहा, लेकिन किसी को भी आम्रपाली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह मन ही मन उलझन में पड़ गया, सोचने लगा, आखिर ये आम्रपाली कौन है? कोई तो होना चाहिए जो इसके बारे में जानता हो। अपनी हताशा को संभालते हुए उसने राजनाथ को बुलाया और कहा, आम्रपाली के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है। इस पर राजवैद्य गंभीर स्वर में बोले, ऐसे हालात में हमें महाराज को तब तक बेहोश ही रखना होगा
जब तक आम्रपाली के विषय में सही जानकारी नहीं मिल जाती और हम उसे महाराज के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। वीर सिंह ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है वैद्य जी, लेकिन इस दौरान राज्य का संचालन कौन करेगा? महाराज के अचेतन रहने पर तो आपको ही राजकाज संभालना होगा, क्योंकि आप ही महाराज के बाद राज्य के सबसे सक्षम व्यक्ति हैं। इस तरह बदली हुई इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सिंह को राज दरबार का पूरा कार्यभार संभालना पड़ा। जब रात में थका हारा होकर वह विश्राम करता, उसके विचारों में यही प्रश्न गूंजता कि आखिर ये आम्रपाली कौन है और इसका पता कैसे चलेगा। एक दिन की बात है, जब वीर सिंह दरबार में बैठा था, तब एक व्यापारी रुस्तम नाम का व्यक्ति दरबार में आया और विनम्र स्वर में कहने लगा, हुजूर, आपके राज्य में मेरी सोने की मोहरों से भरी थैली खो गई है। वीर सिंह ने रुस्तम से विस्तार से जानना चाहा। बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारी समस्या क्या है? रुस्तम ने उत्तर दिया, मेरा नाम रुस्तम है और मैं एक परदेसी व्यापारी हूँ। व्यापार के उद्देश्य से आपके राज्य में आया था और यहाँ मेरी सोने की मोहरों से भरी एक थैली गुम हो गई है, जिसमें कुल 500 सोने की मोहरें थी। वीर सिंह ने सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी गुम हुई मोहरों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। व्यापारी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, जो भी व्यक्ति मेरी थैली को खोज कर लाएगा, उसे मैं 25 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। इतने में एक बूढ़ा साधु दरबार में आया और विनम्रता से कहा, मंत्री जी, यह थैला मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मैं इसे आपके सुपुर्द करने आया हूँ। बूढ़े साधु के हाथ में थैला देखकर व्यापारी रुस्तम खुशी से चिल्लाया, ये तो मेरी सोने की मोहरों की थैली है। व्यापारी ने बेसब्री से थैली लेकर उसकी जांच शुरू की और उखड़ते हुए कहा, हुजूर, थैली में केवल 500 सोने की मोहरें थी, लेकिन इसमें चांदी की भी 50 मोहरें थी, जो अब गायब है। वीर सिंह ने व्यापारी की ओर तीखी नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन कुछ समय पहले तो तुमने केवल सोने की मोहरों की बात की थी। व्यापारी ने थोड़ी असहजता से जवाब दिया, हुजूर, उस वक्त मैं अत्यधिक परेशान था, इसलिए चांदी की मोहरों का जिक्र भूल गया था। व्यापारी की इस स्थिति को देखते हुए वीर सिंह सोच में पड़ गया कि शायद थैली वापस मिलने के बाद इस व्यापारी की नीयत में बदलाव आ गया है, इसलिए यह व्यापारी इस साधु को पुरस्कार देने के बजाय उस पर ही चोरी का दोष मढ़ रहा है। कुछ देर सोचने के बाद वीर सिंह ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि इस थैली में चांदी की मोहरें भी थी? व्यापारी बोला, हाँ अन्नदाता, मुझे ठीक ठीक याद है। वीर सिंह ने गंभीरता से कहा, सुनो व्यापारी, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें सोच समझकर इनके उत्तर देने होंगे। अगर इस साधु की जगह तुम होते तो क्या करते? व्यापारी ने तुरंत कहा, मैं सारी की सारी मोहरें लौटाता। वीर सिंह ने चतुराई से कहा, यानी चांदी की 50 मोहरें निकालकर केवल सोने की 500 मोहरें वापस करने जैसा काम तो तुम नहीं करते? जी मंत्री जी, बिल्कुल ऐसा ही, व्यापारी ने उत्तर दिया। अच्छा, मान लो अगर किसी के हाथ में मोहरों की थैली आई और उसके मन में लालच आ गया, तो क्या वह चांदी की मोहरें निकालकर केवल सोने की मोहरें ही लौटाएगा? व्यापारी घबराया और बोला, जी नहीं मंत्री जी, मतलब यह कि जो व्यक्ति चांदी की मोहरों को छिपा सकता है, वह ऐसी मूर्खता नहीं करेगा, है ना? जी हुजूर, बिल्कुल यही कहना चाहता हो, व्यापारी ने कहा। तुम तो एक ईमानदार इंसान प्रतीत होते हो, वीर सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। व्यापारी की बातें सुनकर वीर सिंह की आंखों में संदेह की झलक और तेज हो गई। धीरे धीरे व्यापारी का चेहरा पसीने से तर हो गया और उसके शब्द गले में अटकने लगे। वीर सिंह ने अंतिम बार करते हुए कहा, तो यह बूढ़ा साधु क्यों चांदी की मोहरें निकालकर सोने की लौटाने जैसी मूर्खता करेगा? तुम्हारी यह थैली उसे कहीं रास्ते में नहीं मिली है, बल्कि तुम्हारी चालबाजी का नतीजा है। अंत में व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी झुकी नजरों के साथ कहा, महाराज, जैसा आप कहें। व्यापारी के जाते ही वीर सिंह ने बूढ़े साधु को सम्मानपूर्वक बुलाकर कहा, बाबा, अब इस थैली पर आपका अधिकार है। साधु ने विनम्रता से थैला लिया और दरबार से बाहर चला गया। बाद में जब वीर सिंह महल के बाहर निकला तो उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु अभी भी वहीं खड़ा है। वीर सिंह ने चकित होकर पूछा, बाबा, आप यहां से गए नहीं? साधु ने गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा,
वीर सिंह, तुम्हारे न्याय से मैं अत्यधिक प्रभावित हूं। जिस तरह तुमने उस बेईमान व्यापारी को सबक सिखाया और मेरी सहायता की, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। अब मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। मुझे ज्ञात है कि तुम इन दिनों बहुत परेशान हो। क्या तुम अपनी कठिनाई मुझे बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं? वीर सिंह ने दुखी स्वर में कहा, बाबा, महाराज चंद्रसेन इन दिनों बेहोशी की हालत में है। वह किसी आम्रपाली नाम की सुंदरी को चाहते हैं और हम उसे खोज पाने में असमर्थ हैं। वो आम्रपाली कौन है, कहाँ निवास करती है और उसे कैसे पाया जाए? यदि इन सब प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाए तो मैं महाराज की सहायता कर सकता हूँ। सारी स्थिति का आकलन करने के पश्चात बूढ़ा साधु बोला, वीर सिंह, तुम्हारे महाराज चंद्रसेन रतनगढ़ की राजकुमारी आम्रपाली के प्रेमपाश में बंध चुके हैं। जब जंगल में उनके साथ दुर्घटना घटी, तब भी वो राजकुमारी आम्रपाली से मिलने ही जा रहे थे। उनकी मुक्ति और जीवन का एकमात्र समाधान यह है कि वो राजकुमारी से मिल जाए। ठीक है साधु बाबा, वीर सिंह ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। आज ही मैं रत्नागढ़ जाऊंगा और राजकुमारी आम्रपाली से प्रार्थना करूंगा कि वह महाराज चंद्रसेन से विवाह कर ले और उनका जीवन बचा ले। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वीर सिंह, यह कार्य उतना सरल नहीं है जितना तुम अनुमान कर रहे हो। राजकुमारी आम्रपाली की एक शर्त है, वह उसी से विवाह करेगी जो उसकी अधूरी कहानी को सही ढंग से पूरा कर सके। वीर सिंह ने संजीदगी से कहा, तो इसका अर्थ यह है कि राजकुमारी को मनाना अत्यंत कठिन होगा। चिंता मत करो वीर सिंह, साधु ने मुस्कान के साथ कहा, जहां चाह होती है वहां राह भी निकल आती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम राजकुमारी की शर्त को अवश्य ही पूरा कर सकोगे। लेकिन याद रहे वीर सिंह, इस मार्ग में जान का भी खतरा हो सकता है। वीर सिंह ने निडरता से उत्तर दिया, बाबा, मैं एक नेक कार्य करने जा रहा हूं। इसके लिए यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ठीक है वीर सिंह, साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम बिना किसी शंका के रतनगढ़ जाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महाराज चंद्रसेन को राजवैद्य की देखभाल में छोड़कर और सभी आवश्यक निर्देश अधिकारियों को देकर वीर सिंह उसी दिन रतनगढ़ की ओर प्रस्थान कर गया। लंबी यात्रा के उपरांत वह रतनगढ़ पहुंचा और महल के पहरेदारों से कहा, मैं राजकुमारी आम्रपाली से मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तो क्या तुम भी उन्हीं के साथ विवाह करने आए हो? मेरी सलाह मानो और यहां से लौट जाओ। बड़े बड़े राजकुमार, राजा और महाराजा यहां आकर असफल हो चुके हैं। उनकी शर्त पूरी न कर पाने के कारण सबको वापस लौटना पड़ा। वीर सिंह ने आत्मविश्वास से कहा, मैं राजकुमारी की परीक्षा में खरा उतरूंगा। पहरेदार ने गंभीरता से उत्तर दिया, लगता है तुम्हारा निश्चय अडिग है। अच्छा, तब चलो, मैं तुम्हें राजकुमारी के पास ले चलता हूं। राजकुमारी आम्रपाली सचमुच अनुपम सुंदरता की मूर्ति थी। वीर सिंह को देखकर उन्होंने पूछा, नौजवान, क्या तुम्हें ज्ञात है कि हमारी कसौटी पर खरा उतरने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? राजकुमारी जी, वीर सिंह ने विनम्रता से कहा, मुझे आपकी सुनाई गई अधूरी कहानी को सही ढंग से पूरा करना होगा। ठीक है, आम्रपाली ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी अधूरी कहानी सुनाती हूं और तुम्हें उसे पूरा करना होगा। ध्यान से सुनो। सूरजगढ़ के राजा सूर्यसेन ने एक दिन अपने दरबारियों से कहा कि कई रातों से उन्हें लगातार एक सपना दिखाई दे रहा है, जिसमें वह एक विशाल मैदान में खड़े होते हैं। उनके एक ओर एक बड़ा सा थैला रखा होता है, दूसरी ओर एक प्राचीन तलवार म्यान में रखी हुई थी और वह कभी अशर्फियों के ढेर की ओर हाथ बढ़ाता, फिर तलवार की ओर मुड़ता कि अचानक उसकी नींद खुल जाती। दरबार में राजा ने इस विचित्र स्वप्न का अर्थ जानने की इच्छा व्यक्त की। उसने दरबारियों से पूछा, क्या कोई मुझे इस स्वप्न का अर्थ समझा सकता है? सभी दरबारी गहन विचार में डूब गए। कुछ क्षण बाद एक दरबारी हिम्मत करके आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, आपको अशर्फियां उठा लेनी चाहिए। अन्य दरबारियों ने कहा, नहीं महाराज, आपको तलवार उठानी चाहिए। किसी और ने सुझाव दिया, महाराज, आपको तलवार हाथ में थामकर अशर्फियों के ढेर के पास खड़ा हो जाना चाहिए। राजा इन सुझावों से असंतुष्ट था। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, क्या हमारे दरबार में एक भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो हमारे स्वप्न का सही मतलब समझ सके? तभी
एक अन्य दरबारी उठ खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से बोला, महाराज, मैं आपके स्वप्न का अर्थ समझा सकता हूं। उसने ऐसा स्पष्टीकरण दिया कि राजा की आंखें चमक उठी और उसके जवाब से खुश होकर राजा ने उसे अपने विशिष्ट सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया। राजकुमारी आम्रपाली ने वीर सिंह की ओर देखा और कहा, तो नौजवान, बताओ वह दरबारी राजा को क्या उत्तर दिया होगा जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे इतना ऊंचा स्थान सौंप दिया। वीर सिंह कुछ क्षण सोच में पड़ा रहा, फिर गंभीरता से कहने लगा, राजकुमारी जी, उस दरबारी ने शायद राजा से कहा होगा कि महाराज, सबसे पहले आपको अशर्फियों का थैला उठा लेना चाहिए। इसके पश्चात म्यान में बंद तलवार को अपने पास रखना चाहिए। उसके बाद जहां भी गरीबी और दुख दिखाई दे वहां अशर्फियों की थैली खोलकर सहायता करनी चाहिए, और जहां कहीं अन्याय का सामना करना पड़े वहां तलवार निकालकर उसे समाप्त करना चाहिए। वीर सिंह का यह उत्तर सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान उभर आई। वह बोली, वीर सिंह, तुमने तो सचमुच हमारे द्वारा दी गई कहानी को बहुत ही कुशलता से पूरा किया है। तुम हमारी कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे हो। तब वीर सिंह ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, आपकी कसौटी पर खरा उतरकर मैंने आपका स्नेह प्राप्त करने का अधिकार पा लिया है, किंतु मैंने यह सब अपने लिए नहीं किया। राजकुमारी ने अचरज से पूछा, तुम्हारा कहने का क्या तात्पर्य है? वीर सिंह ने उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं चंदन नगर का मंत्री हूं और मैं अपने महाराज चंद्रसेन के लिए आपका हाथ मांगने आया हूं। राजकुमारी आम्रपाली इस बात से हैरान रह गई और बोली, परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? शर्त तो तुमने पूरी की है और इसलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। नहीं राजकुमारी, वीर सिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं यहां अपने महाराज की ओर से आया हूं। अब जबकि मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगी। ये सुनते ही राजकुमारी आम्रपाली का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने पास रखी तलवार खींच ली और गरजती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस प्रकार गलत काम के लिए आदेश देने की? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। सतवीर सिंह ने राजकुमारी के क्रोध को शांत करने के प्रयास में विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, मुझे स्वीकार है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा इरादा पूर्णतः नेक था। मैं किसी की जान बचाने के लिए प्रयासरत था, और यदि किसी के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना भी पड़ जाए तो वह झूठ भी सच्चाई के समान होता है। और जहां तक महाराज चंद्रसेन की बात है, वे एक अत्यंत उदार, साहसी और न्यायप्रिय शासक है। मैंने उन्हें बचपन से जाना है और उनके सर्वोत्तम गुणों को देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपसे बेहद सच्चा प्रेम करते हैं। इसके बाद वीर सिंह ने पूरी घटना की कथा विस्तार से राजकुमारी आम्रपाली को सुनाई। सारा प्रसंग जानने के पश्चात राजकुमारी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। तब वीर सिंह ने आग्रह किया, राजकुमारी जी, मेरी आपसे विनती है कि एक बार चंदन नगर चलें और वहां बीमार पड़े महाराज चंद्रसेन के उपचार में मेरी सहायता करें ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। वीर सिंह के विनम्र निवेदन पर राजकुमारी आम्रपाली सहमत हो गई और उन्होंने अपने पिता से अनुमति लेकर वीर सिंह के साथ चंदन नगर की यात्रा आरंभ की। चंदन नगर पहुंचने पर वीर सिंह ने राजवैद्य से कहा, मैं राजकुमारी आम्रपाली को यहां ले आया हूं, कृपया महाराज को होश में लाने का प्रबंध करें। राजवैद्य ने तुरंत ही राजा के माथे पर एक विशेष औषधि लगाई। औषधि के प्रभाव से कुछ ही क्षणों में राजा ने अपनी आंखें खोल दी। अत्यधिक कमजोर आवाज में वे बोले, राजकुमारी आम्रपाली, तुम कहां हो? क्या तुम यहां हो? वीर सिंह के संकेत पर राजकुमारी आम्रपाली आगे बढ़ी और धीरे से बोली, महाराज, अपनी आंखें खोलिए, मैं राजकुमारी आम्रपाली आपके समक्ष खड़ी हूं। राजा चंद्रसेन ने अपनी दृष्टि उठाकर राजकुमारी की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक अद्भुत सुखद भाव प्रकट हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, आम्रपाली, तुम यहां हो? हाँ महाराज, मैं आपके सामने हूं, राजकुमारी ने जवाब दिया। राजा चंद्रसेन ने उत्साहित होते हुए कहा, इस क्षण मैं स्वयं को संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझता हूं। पास खड़े वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आपको शीघ्र स्वस्थ होना चाहिए ताकि आप राजकुमारी से विवाह कर सकें। राजा चंद्रसेन ने विस्मय भरे स्वर में पूछा, राजकुमारी,
तुम यहाँ तक कैसे आई? तुम्हें मेरे प्रेम के बारे में कैसे पता चला? तब राजकुमारी ने संपूर्ण घटनाक्रम राजा चंद्रसेन को विस्तार से सुनाया, जिससे उनका हृदय संतोष से भर गया। राजा चंद्रसेन ने जब पूरी बात सुनी तो वह गंभीरता से बोले, मंत्री वीर सिंह, यह सत्य है कि राजकुमारी आम्रपाली से हमारा विशेष स्नेह है, परंतु उसके योग्य वर तुम ही हो। वीर सिंह चकित होकर बोले, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? राजा बोले, मैं स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हारी निष्ठा और त्याग का उत्तर अनुचित ढंग से दूं। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो क्या मैं तुम्हारे हृदय की बात अनसुनी कर दूंगा? यह संभव नहीं। राजकुमारी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा। वीर सिंह ने फिर से मना किया, महाराज, नहीं। परंतु इस बार राजा ने कटाक्ष किया, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारा हृदय जो कहता है वही सत्य है, और हमारा राजधर्म भी यही कहता है कि राजकुमारी का विवाह तुम ही से होना चाहिए। इसके पश्चात राजकुमारी आम्रपाली ने राजा के निर्णय को सुनकर कहा, महाराज, आपके इस निर्णय से मैं जान गई कि आप सच्चे और गुणवान व्यक्ति की कद्र करना जानते हैं। राजा के स्वस्थ होने के बाद राजकुमारी आम्रपाली का विवाह वीर सिंह के साथ संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत राजा चंद्रसेन ने वीर सिंह से कहा, वीर सिंह, तुम साक्षात देवदूत हो। तुमने यह प्रमाणित किया कि इस संसार में सच्चाई और नेकी आज भी जीवित है। वीर सिंह ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, देवदूत तो आप हैं। आपने राजकुमारी को प्राप्त करने के बाद भी मुझे सौंप दिया। इससे अधिक महानता और क्या हो सकती है? वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।